मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। ये राज्य बहुत छोटा है। छोटा इसलिए है, कहते हैं कि भारत की आज़ादी के 2 दशकों बाद तक भी पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन रहा है और ऐसे में देखना ये भी होगा कि डबल इंजन वाली सरकार है, कितना यहाँ पर विकास हुआ है और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ की धरोहर, यहाँ के इतिहास को समझने के लिए आज पूरे गोवा को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है गोवा में कि हर कोई गोवा आना चाहता है। हम भी आ गए हैं और आपको बताएंगे कि कितना विकास जो है धरातल तक पहुंचा है, कितनी बातें जो है हमारे आम नागरिक, किसानों, अन्नदाताओं तक पहुंची है। तो चलिए आज की कहानी किसान यात्रा की हमारी जुबानी आप तक। हुआ है। अगर हम एग्रीकल्चर में एजुकेशन की बात करें तो गोवा में जो अभी ट्रेंड है एजुकेशन का, तो फार्मिंग में ज़्यादा लोग नहीं देख रहे थे। अभी जब से कोविड का जो टाइम आया था तभी सब लोगों को मालूम पड़ा कि एग्रीकल्चर का कितना इम्पोर्टेंस है और उसी टाइम से यहाँ पे गोवा में बहुत सी तरीके का फार्मिंग चल रहा है। और हमारे फार्म में अगर मैं बात करूँ, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने फार्मिंग एज अ बिज़नेस देखा है, खेती को ऐसे एक लो स्टैंडर्ड का जॉब नहीं देखा। तो हमारे फार्म में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें हमारे पास डेयरी का फार्मिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग का है, बाद में हम पंचगव्य भी बनाते हैं हमारे डेयरी के लोकल ब्रीड्स के द्वारा, गिर गाँव के गौमूत्र के द्वारा। और उसके साथ साथ हमारे पास नर्सरी है और हम ये सब काम जो है खेती का वो एग्रीकल्चर स्कीम से ही ले रहे हैं।
तो आप जानते हैं कि हरबंदर एक बहुत रिमोट एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान की उपलब्धि नहीं रहती है। और वैसे ही हमारे गांव में जो भी कुछ मांगता है एग्रीकल्चर का, जो इक्विपमेंट्स चाहिए और जो भी तकनीक चाहिए, वो हमारे डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी योजनाएं की हैं, कि जैसे कि आत्मा के लोग हैं, जो हमारे किसान भाइयों को हफ्ते में एक बार तो ही जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनका कुछ प्रॉब्लम है तो उनको बता सकते हैं। वैसे ही हमारे गांव में हम लोग जो भी नई तकनीक बना रहे हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आके उसको प्रोत्साहित करते हैं, और बाकी किसानों को भी उनसे सीख लेने के लिए। कितना चेंजेस आ गया महिलाओं में? महिलाओं में तो बहुत चेंज आ रहा है, वो अब हर एक महिला आत्मनिर्भर बन रही है। और जो भी महिला घर पे बैठ रही थी, वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रही है। कोई सब्जियां ग्रो कर रहा है, तो कोई उसका प्रोसेसिंग कर रहा है, पिकल बना रहा है, जाम बना रहा है, तो कोई स्क्वॉशेस बना रहा है। ऐसे बहुत से नई नई बिजनेसेस आ रही है। वैसे ही वर्मी कंपोस्ट जो हमारे गांडूल खत है, उसको भी वो हमारे फार्म पे ही हम लोग बायो एनरिच कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर्स जो ऑर्गेनिक तरह की होती है, प्राकृतिक रहती है, उनको भी बना रहे हैं। तो इनका कहना है कि कृषि वैज्ञानिकों की पूरी मदद और सरकार की किसानों से संबंधित योजनाओं का भरपूर लाभ मिलने से खेती बाड़ी आसान हो गई है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं गोवा की ही महिला किसान रेशम, जो करीब 20 सालों से नारियल, सुपारी जैसी फसलों की खेती करती आ रही हैं। मेरा नाम रेशम रमकान गांवकर है। मैं धार बांदोड़ा से रहने वाली सी हूँ। मैं एक किसान हूँ। पिछले 20 सालों से मैं खेती कर रही हूँ। सुपारी का झाड़ है, केले का झाड़ है, नारियल का पेड़ है, बहुत मेरे खेती का वो चाहे। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी अध्यक्ष हूँ। मैं ग्रुप चलाती हूँ और खेती भी करती हूँ। मैं ये सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आत्मा भी साथ की वजह से ये सब हुआ है। मैं सब्जी बनाती हूँ, मेरे दूध से पेड़े भी उगलते हैं और मैं बहुत से वो करते हैं। और मिठाई भी बनाती हूँ गेंदों के फूल से, और मिर्ची, टमाटर सब रोप निकालती हूँ। यह सब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आत्मा साहब की वजह से वो, और थोड़ा भी मोदी जी ने से हमको भी मदद की है। और बहुत कुछ हम कर सकते थे। अब अगले महीने को हमने बहुत से पैसे कमाया है महिला के ग्रुप से अधिक से। पहले हमको पति से नाम से पहचानती है, अब मेरे रेशम को नाम से पहचानती हूँ। छोटे मंझोले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, खाद्य, बीज और खेती किसानी से जुड़े उपकरणों की खरीद में सब्सिडी मिलने से किसानी आसान हो गई है। गोवा में किसान किसी से पूछकर या अंदाजा लगाकर खाद्य बीज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कृषि वैज्ञानिकों की पूरी मदद लेते हैं और असंतुलित खाद्य बीज के इस्तेमाल से बचकर आज बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक केंद्र में उन्हें डेमो के तौर पर इन फूल, फल, सब्जियों जैसे तमाम फसलों को तैयार कर सही प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र अन्नदाताओं की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए भी प्रेरित करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। मेरा नाम श्रीपाद भट्ट है। मैं इधर सीनियर साइंटिस्ट कृषि अर्थशास्त्र से हूँ, ICRC से गोवा। ऐसे सवाल ये है कि किसानों के पास जैसे प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बहुत सारा सामान हो जाता है, बहुत सारी फसलें हो जाती हैं, उसमें चाहे फिर वो काजू हो जाए या आप ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, काली मिर्च हो जाए, सुपारी जो सबसे ज़्यादा होती है, नारियल हो जाए। अब जैसे ही किसान के पास आता है, किसान मार्केट में लेके चला जाता है, तो उससे वो भाव नहीं मिल पाता होगा। ऐसे में आप क्या करते हैं? एक्चुअली जैसे आपने बताया, जैसे ये 4 क्रॉप्स, काजू, कैश्यूनट, कोकोनट जो है नारियल, और ये ब्लैक पेपर मिरी जो है, और सुपारी जो अरेकनट, यहाँ के गोवा के लगभग 60% एरिया जो है इसको कवर करता है। इस प्लांटेशन क्रॉप में एक खूबी ये है, फार्मर इसका शेल्फ लाइफ अच्छा है। जैसे अरेकनट 2 साल के लिए रख सकता है ऑन फार्म इटसेल्फ, अपने फार्म में ही, फार्म हाउस में। ब्लैक पेपर जो है 3 साल तक रख सकता है, और कैश्यूनट 6 मंथ्स, 1 ईयर, जैसे कोकोनट 1 ईयर, हाफ ईयर, ऐसे वो अपने फार्म में वो स्टोर कर सकता है, सो दैट ही कैन वेट फॉर, जैसे भाव मंडी में अच्छा मिले तब तक वो वेट कर सकता है। दूसरे क्रॉप्स में या जैसे मिल्क में हो गया, जिसका शेल्फ लाइफ नहीं है, तो इमीडिएटली सेल करना होता है। लेकिन ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स में एक तो प्लस पॉइंट ये है
फार्मर्स वेट कर सकता है। जैसे आपने बताया मेरी ब्लैक पेपर, इसी साल मार्च में इसका प्राइस था लगभग 490 अराउंड पर केजी था। हमने उसका हिस्टोरिकल प्राइस लेके उसको फोरकास्ट किया टाइम सीरीज एनालिसिस करके कंप्यूटर में कि आगे क्या होने वाला है। हमने बताया आगे जो है अराउंड 6 मंथ्स के टाइम में इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो इमीडिएटली जो हार्वेस्ट के बाद ब्लैक बेरी को सेल करने के बजाय तब तो मिलता था उनको लगभग 500 रुपीज़ पर केजी। अब आज के डेट में जैसे अब हम सितंबर में 650 रुपये पर केजी है, लगभग 160 रुपये पर केजी उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसलिए फार्मर्स जो है मार्केट इंटेलिजेंस या मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, डेटा सब जगह से ले। इसलिए हम उनको बहुत सिंपल तरीके से ग्राफिकल रूप में उनको इजी टू अंडरस्टैंड रूप में उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से उनको मैसेज करते हैं कि ट्रेंड क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइस में क्या ट्रेंड है, नेशनल कोचिंग में क्या ट्रेंड है, गोवा में क्या ट्रेंड है। उसके बेसिस पे अपने भी वो अपना बुद्धि डाल के अपना रिक्वायरमेंट देके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देके। अच्छा, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ सुविधाएं बनाई जा सकती है जिसमें किसान के घर पे या किसान के खेत में स्टोर करने की जगह ना हो या वो सही ढंग से स्टोर ना कर पाए, बहुत कम चार्जेस में, बहुत मिनिमम चार्जेस जिसे कहा जाए, उसमें कहीं ऐसा उनको जैसे मंडियाँ होती है जहाँ बेचना ही पड़ता है, ऐसी कोई जगहें बनाई जा सकती है? एक्चुअल में जैसे ब्लैक पेपर वगैरह जो है वो तो अपने फार्म में स्टोर कर सकता है इसके लिए, क्योंकि ये हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप है। इसमें प्राइस ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लेता है, तो अपने फार्म में फार्म हाउस में वो स्टोर कर सकता है। लेकिन एपीएमसी में भी ये सुविधा है, अगर फार्मर्स को प्राइस जो है उनके अनुसार नहीं मिला तो उधर भी मिनिमल चार्जेस पे वो अपना प्रोड्यूस स्टोर करके वेट कर सकता है। गांव के किसानों को एक बड़ी सहूलियत जो मिल रही है वो ये कि जगह जगह मंडी होने से अन्नदाताओं को अपना उत्पाद बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। वो नारियल, सुपारी, काजू, मसाले समेत अपने सभी उत्पादों को बेचकर आसानी से नगद राशि प्राप्त कर लेते हैं। एक गोवा बागायत संस्था है और गोवा बागायत संस्था का ये फोंडा यार्ड है। ऐसा यार्ड कम से कम 4-5 यार्ड है और सब यार्ड 5-6 कम से कुल मिला के 14-15 ऐसा है। और इसमें जो बागायतदार है इसका सुपारी हम खरीदता है, बाद में कैजू, रॉ कैजू, नारियल, कोकम सॉल है और भी थोड़ा कोकम भी है। ये सब माल हम बागायतदार से खरीद करता है। गोवा की मंडी होने से किसानों को बहुत सा लाभ होता है, क्योंकि घर में स्टॉक करने को नहीं, ये सुविधा इधर है। जो माल बागायतदार के पास है वो रेडी होने के बाद इधर ये मंडी में लाता है और इधर हम लेता है इसका माल। ज़्यादा होने के बाद हम क्या करता है, इसको हम इधर हमारा अलग तरीका है, हम अनामत ऐसा रखता है। जब किसान इनका माल लेके आता है ना, तो हम हमारे तरीके से हिसाब से इसका अनामत जैसा रिसीव करता है, पर्ची करता है और इसका माल हम अंदर रखता है हमारे पास, और उनको जितना एडवांस चाहिए हम वो माल पर देता है। ये किसान राजेश देसाई हैं, जिन्होंने लंबे समय तक खेतीबाड़ी की। मन में आया कि कृषि के अलावा वो एक स्टार्टअप शुरू करें। फिर गोवा की राजधानी पणजी से करीब 30 किलोमीटर दूर फोंडा क्षेत्र में अथर्व एग्रो एजेंसी शुरू की। उनका कहना है कि लंबे समय से खेतीबाड़ी करने की वजह से उन्हें किसानों की परेशानियों का बड़ा अनुभव है। इसलिए कृषि से जुड़ी हर सामग्री, हर उपकरण, खाद्य बीज, वर्मी कंपोस्ट सब उनके इस एग्रो मॉल में एक छत के नीचे मिल जाता है। उनका मकसद है कि किसानों की पूरी मदद की जाए। इस काम में उनका बेटा भी पूरा हाथ बटाता है। 2014 में एक एग्री मॉल चालू किया, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, तो किसान की जो समस्या आती है वो मैंने झेली थी। इसलिए मैंने वो देख के किसानों को जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने एक छत के नीचे उनको मिलना चाहिए, इसके हिसाब में सोच के मैंने यहाँ पे एग्री मॉल चालू किया है। यहाँ पे जो एग्री मॉल है, यहाँ से किसानों को जो ज़रूरत चीज़ है, छोटी सी बड़ी तक जो कुछ भी है वो हम लोग यहाँ से बेचते हैं। और दूसरा, इसमें आपको सब्सिडी के लिए कुछ किसान को दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग यहीं पे है सब कुछ हम पेपर वर्क करके वो भी हम लोग किसानों को दे देते हैं।
इसके हिसाब से हम जैन इरिगेशन का डीलर होने के वजह से अभी भी पानी की बहुत दिक्कत आती है। बारिश बहुत होता है, फिर भी गोवा में थोड़ी पानी की दिक्कत आती है। इसलिए हमने ड्रिप इरिगेशन, बाद में जो जंगली जानवर रहते हैं उसके लिए जो पावर फेंसिंग रहता है वो पावर फेंसिंग, पंप, बाद में कैटल रहा तो दूध निकालने का मशीन, बाद में उनको जो मेडिसिन है कि वह उनको और कुछ टेक्निकली कुछ चाहिए उसको भी हम लोग गाइडेंस करते हैं। और इसमें भी किसान को जो कुछ एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है, अभी मेरा सन उसको ज्वाइन हो रहा है, मेरा लड़का, तो वो भी BSc एग्री हुआ है, इसलिए उसको भी उसमें कुछ नॉलेज है, वो भी उनको शेयर करता है। इसके हिसाब से ये हमने मॉल चालू किया है। मेरा नाम अथर्व राजेश देसाई है और मैं गोवा का ही रहने वाला हूँ और मैंने इसी साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है BSc हॉर्टिकल्चर में। तो ऑप्शन तो बहुत थे मेरे पास, लेकिन मैंने हॉर्टिकल्चर फील्ड चूज़ किया क्योंकि गोवा बीइंग एन एग्रीकल्चरल स्टेट जिसको कंसिडर करते हैं, इसमें जैसे कि अरेका नट हो, कैशू नट हो, कोकोनट, ये मेजर क्रॉप बहुत से ग्रो किए जाते हैं। तो उसमें बचपन से यही फील्ड में होने के कारण मुझे इंटरेस्ट भी उसमें था और हमारा खुद का भी फार्म है, तो वो मैं दोनों एक साथ यूटिलाइज करके यहाँ के लोकल जो फार्मर है उनको हेल्प कर सकूँ, या फिर मे भी उनका जो भी काम होता है उनको कैसे जल्दी हो सके। उनके पास इनफैक्ट फील्ड लेवल का नॉलेज तो हमसे भी ज़्यादा होता है, पर जस्ट टेक्निकल गाइडेंस जो कि कहीं भी समय कभी भी उनको यूज़ आ सकता है, तो वही प्रोवाइड करने के लिए मैंने ये सब दिमाग में लेके ये फील्ड में मैं आया। तो थिंकिंग इन दैट, टेकिंग इट इन कंसिडरेशन, मुझे ये फील्ड में वैसे ही इंटरेस्ट आने लगा और अभी मेरा प्लान भी वही है कि जितना हो सके उतना फार्मर को मेरा जो भी है कंसिडरेशन में उनको दे के उनको हेल्प कर सकूं और उनके फील्ड में जो भी वो काम करते हैं डे टू डे, उनका काम कैसे कम हो सके या फिर उनकी जो उसमें जो इनपुट वो लगाते हैं वो कम करके उनका प्रोडक्शन एट अ लेवल ऑफ हाई वो कैसे कर सकते हैं, इसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। गोवा में बेसिकली देखिए अरेका नट प्रोडक्शन जो है यहाँ से नॉर्दर्न साइड में बहुत एक्सपोर्ट होता है। अरेका नट हो, कैशू नट और अपना कोकोनट जो है वो साउथ अगर कंसिडर किया तो गोवा भी साउथ में आता है, तो उसके हिसाब से सदर्न स्टेट में जितने भी क्रॉप्स आते हैं वो बहुत यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। गोवा में पर्यटन, समुद्री कारोबार, खेती किसानी के अलावा राज्य को सुविधाओं से भी लैस किया जा रहा है। पक्की छत, पक्की सड़कें, साफ सफाई, बिजली पानी जैसी व्यवस्थाओं को कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना के तहत गोवा में लगभग हर घर बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अगर कोई छूट गया है तो उन्हें चिन्हित करने का प्रयास जारी है। मेरा नाम मयूर हेगल है, मैं यहाँ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हूँ। बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि गोवा में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। मतलब गोवा में हर घर में बिजली है और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है हर घर बिजली, तो हम लोग प्राउडली ये बता सकते हैं कि हम लोग 100% इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ हर घर में बिजली है। कितनी आबादी है गोवा की और कितने घर हैं? गोवा की आबादी करीब 18 लाख के आसपास है और 18 लाख के आसपास, और यहाँ करीब 5.5 लाख के आसपास घर हैं। और एक तो हो गया कि हर घर में बिजली होनी चाहिए, दूसरा हो गया कि हर घर में कंटिन्यूस बिजली होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमारा जो गोवा गवर्नमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड्स के थ्रू और हमारे लोकल फंड्स के मतलब स्टेट के फंड्स के थ्रू भी हम लोग बहुत प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। और उसमें मेजर प्रोजेक्ट जो है कि हम लोग नया सबस्टेशंस बना रहे हैं गोवा में, और जो ओवरहेड्स जो तारे जा रही थी पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करके अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं। इसके वजह से कि जो क्वालिटी ऑफ पावर है और रिलायबिलिटी ऑफ पावर है, मतलब बिजली आपको रहनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी के रहनी चाहिए, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग हर घर में पावर हम लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी और रिलायबिलिटी है वो भी हम लोग दें। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम जो अभी लॉन्च की है, तो उसके अंदर करीब हमको 4000 के आसपास जो फिजिबिलिटी अप्रूव होते हैं, मतलब एप्लीकेशन होने के बाद हम लोग फिजिबिलिटी करते हैं, तो 4000 के आसपास हमके एप्लीकेशंस आई हुई हैं और उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड 200 के आसपास हमने कनेक्शन दे भी चुकी है। स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट 500 करोड़ का अमाउंट हम लोग डिस्पर्स कर चुके हैं। तो एक तो हो गया कि ये PM सूर्यघर की स्कीम जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसे स्कीम्स लॉन्च की हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पावर खुद जनरेट कर सकें। सूर्यघर का मतलब है कि आप सूर्य का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के ऊपर आप
रूफटॉप लगाते हैं और पावर खुद जनरेट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कुछ स्कीम्स हैं जो सूर्योदय को ऐड करते हैं, और इसके वजह से वी आर ट्राइंग टू प्रमोट जितना हो सके लोग अपना पावर खुद जनरेट करें। अच्छा, एक सवाल है, शहर की आबादी और गांव की आबादी बता पाएंगे? एक्चुअली हो गया है कि गोवा इज़ गेटिंग अर्बनाइज, मतलब जो गांव हैं वो धीरे धीरे शहर बन रहे हैं। काफ़ी विलेज पंचायत जो पहले थे वो अभी म्यूनसिपैलिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मुझे लगता है अभी ऑलमोस्ट 50-50% आप बोल सकते हैं कि आबादी गांव में रहती है और आबादी शहर में रहती है। बिजली की सुविधा हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर घरों में गैस चूल्हे वितरित किए गए तो राज्य में केरोसिन का इस्तेमाल बंद हो गया। आज गोवा केरोसिन फ्री स्टेट बन गया है। मैं जयंत तारी, मैं डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ गोवा के बारे में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना जो है उसमें हमने 285 लोगों को, हमारे जो बेनिफिशरीज थे SKO बेनिफिशरीज, जो लोग पहले केरोसिन यूज़ करते थे, उनको सब लोगों को हमने विद द असिस्टेंस ऑफ हमारे HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के जो ऑफिसर्स हैं उनकी टीम डिप्लॉय की फील्ड में, और उनके जाने से हर एक जो 285 लोगों में से हर एक लोगों को एक एक कनेक्शन दे दिया है इसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। उससे हमारा जो स्टेट का केरोसिन कंजम्पशन जो है वो बंद हो गया है एंड गोवा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नाउ एज ए केरोसिन फ्री स्टेट। तो ये अचीवमेंट हमने पाया है इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हमारे पास आते हैं एप्लीकेशंस वगैरह लेके, तो उनको हम तुरंत कनेक्शन वगैरह देते हैं। गोवा जो है उस पर एक 16 लाख लोग जो है उसको, वो पॉपुलेशन है उसका, तो उसमें हर एक आदमी जो है डिज़र्विंग आदमी जो बेनिफिशियरी हैं हमारी और आता है, उसको सब सुविधा जो है हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की आबादी 14,59,000 है। जाहिर है कि मौजूदा वक्त में यह आंकड़ा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ बात आंकड़ों की नहीं सुविधाओं की हो रही है। प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत गोवा के सभी घरों को स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए तमाम घरों में नल की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की माने तो 16,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं है। राज्य में करीब 38% लोगों के बिल जीरो आते हैं। मैं संतोष मापने, गोवा राज्य का चीफ इंजीनियर PHE सेक्टर वाला। तो गोवा राज्य में करीब 15 लाख आबादी है और 3-3.5 लाख घर है। ये सभी घर को हमने मीटर्ड वाटर कनेक्शन दिया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमको हर घर जल का पहला राज्य घोषित किया गया है। हर कस्टमर अगर 16,000 लीटर हर महीने के ऊपर पानी नहीं यूज़ करता है तो उसको जीरो बिल आता है। ऐसे 38% कस्टमर है जिनको गोवा में जीरो बिल आता है। ये हमारी इधर मंथली बिलिंग की सिस्टम है। जो मीटर रीडर कनेक्शन रीडिंग लेने को जा रहा है वो ऑन द स्पॉट ऐसा बिल प्रोड्यूस करते आता है और कस्टमर के मोबाइल पर उसको ये होता है। समंदर है तो समंदर से जुड़े कारोबार हैं। इस कारोबार को आसान बनाती है ये फेरी बोट। ये है पणजी से होकर बहने वाली मांडवी नदी। कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से निकली मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा के 6 द्वीपों को जोड़ती है। ओल्ड गोवा शहर के पास मांडवी नदी के 3 ताजे पानी के द्वीप दिवेर, चोराओ, वाशी हैं और इन द्वीपों को जोड़ती है मांडवी नदी पर चलने वाली ये फेरी नौकाएं। इस फेरी का इस्तेमाल कर हजारों यात्री अलग अलग इलाकों से कनेक्ट होते हैं, रोजमर्रा के काम, अपने कारोबार को अंजाम देते हैं। और ये अपना मांडवी रिवर है, सबसे ज़्यादा कमाई का जरिया है वो टूरिज्म ही है। अपना जैसे कि बोट पे लोग घूमने आते हैं, इधर अपना क्रोकोडाइल देखने आते हैं, डॉल्फिन भी देखने आते हैं, और यानी कि सनसेट हुआ, तलवीम हुआ, आगत फोर्ट हुआ, ये सब घूमते हैं।
तो गोवा तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ रहा है। तटों में रहने वाले लोग समंदर में एडवेंचर बोट्स चलाते हैं तो बाजारों में बैठे ये लोग समंदर की अथाह गहराइयों से मछलियों को पकड़कर अपना घर चलाते हैं। हमेशा गोवा की सड़कें, गोवा के बीचेस पर्यटकों से गुलजार रहते हैं। खेती किसानी में नवाचार कर यहाँ के अन्नदाता मालामाल हो रहे हैं। शायद यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गोवा बाकी राज्यों से बहुत आगे है। केंद्र सरकार की योजनाओं तक आम लोगों की पहुंच ने राज्य को खुशहाली के द्वार पर ला खड़ा किया है। फिलहाल किसान यात्रा में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसानों के बीच, किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से